हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय के बारे में। ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मुख के बारे में पढ़ा था, है ना। जैसा कि आपको देखो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आज हम लोग ग्रसनी पढ़ने वाले हैं और इसके कार्य देखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो ग्रसनी क्या होती है। पहली चीज तो ना आप मुंह खोल के खुद ही का दांत वात देख लो। उसके बाद आपको ग्रसनी, ये जो मुख गुहिका का ये भाग है आपका। देखो मुख खोल करके देखोगे ना, तो ये मुख गुहिका का जो अंतिम सिरा है, ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यही हिस्सा आपका ग्रसनी कहलाता है। समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया ना। दूसरी बात आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। भैया वही बात तो हुआ ना, वही बात तो हुआ ना। मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये जो मुख गुहिका है आपका, इसका जो पिछला भाग है ये आपका क्या कहलाता है, ग्रसनी। चलो अब तो ये पता हो गया ना ग्रसनी होती क्या है, कहाँ होती। आप एक बार फोटो में भी देख लीजिए, पिक्चर में भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि ग्रसनी किसे कहते हैं। देख लीजिए। अब हम लोग इसकी देखो लंबाई देख लेते हैं। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। भैया 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, ध्यान दीजिएगा। 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कि वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। भैया अब इसका कार्य आ गया। ये तो इसका परिचय हो गया कि किसे कहते हैं, लंबाई कितनी होती है। इसका कार्य देखो क्या होता है, वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। इसका मतलब कि भोजन और वायु दोनों ग्रसनी के ही माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। समझ आएगा। सहमार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे देखो सहपाठी होता है। आप स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी पढ़ते हो तो आपके सहपाठी होते हैं, आपकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, वायु और भोजन, तो सहमार्ग हो गए, क्योंकि दोनों एक ही मार्ग से जा रहे हैं तो सहमार्ग हो गए। भैया बढ़िया है ना, समझ में आ गया। तो जो कि वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। सहमार्ग का मतलब वायु तथा भोजन ग्रसनी के ही माध्यम से प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्वनि की गूंज उत्पन्न करने में भी सहायता करते हैं। अभी हम लोग जो बोलते हैं ना, जो ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने में भी एक तरीके से सहायता करते हैं। तो कार्य समझ में आए। दो चीजें आपको ध्यान रखनी। अगर ऐसे ना समझ में आए ना, तो आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए। पहला नंबर, मुख गुहिका का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। दूसरा नंबर, यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक, थोड़ा कीपाकार होती है। देखो किप्पी देखो, जिसमें पेट्रोल डीजल रख के डालते हैं, वैसे ही तो ना। ये देखो ऊपर चौड़ा, नीचे सकरा होता है, तो कीपाकार भी होते ही लिख सकते हो, जो कि वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। ये इसका कार्य है। एक दो, इसको आप तीसरा नंबर दे दीजिए, वायु तथा भोजन का सहमार्ग होती है। चौथा कार्य इसका ये देखो, इसके अतिरिक्त यह ध्वनि की गूंज उत्पन्न करने में सहायता होती है। समझ में आ गया ना, डन है। हमने अब इसमें बता दिया ग्रसनी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रास नली के बारे में। देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा, ग्रसनी के नीचे ग्रास नली लिखा है, और जहां पर ग्रास नली लिखा है वहां पर एक पतली नली जैसी, ट्यूब जैसी, या फिर आप पतली नलिका है, उसी को ग्रास नली बोलते हैं, है ना। अब वो उसके बारे में हमें देखना है। देखो ये क्या होती है, यह पतली पेशीय संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। एक एक मतलब समझा रहे हैं अभी आपको। यह पतली होती है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत मोटी नहीं होती भाई। यहाँ से जा रही है तो गर्दन से तो मोटी नहीं होगी, इससे थोड़ी सी पार्ट में होती, लंबी होती है और पतली नली होती है, पेशीय होती है, मांसपेशियों पे नहीं होती है। संकुचनशील, संकुचनशील का मतलब समझ रहे हो, फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है। कई बार होता है ना, आप खाना खाते टाइम कई बार इतना खाते हो तो भी चला जाता है, कई बार इतना खा लेते हो तो भी चला जाता है। कैसे चला जाता है भैया, इसी तरीके से जाता है, क्योंकि ये जो ग्रास नली होती है ना, संकुचनशील होती है। क्या होती है, संकुचनशील, मतलब फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। यही बहुत बड़ा फायदा है कि भैया हम लोग आसानी से भोजन को खा पाते हैं। अच्छा अगर आप सोचो, हम लोगों का ये जो गर्दन का है, ग्रास नली है, यहाँ से पेट की तरफ जाती है, अभी है ना स्थायी हो जाएगा,
फिक्स हो जाए तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। मान लो हम खाए थोड़ा सा कौर, अगर नेवाला बोलते हैं ना, नेवाला अगर ज्यादा हो गया, हम लोग यहाँ कौर बोलते हैं, अगर वो ज्यादा हो गया तब तो फंस जाएगा तुरंत ही यहाँ पर, है कि। लेकिन संकुचनशील होती इस वजह से नहीं फंसती, लेकिन कई बार छोटे बच्चों में फंस जाती है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर फंसती है, फिर गले में, ठीक है। वहां पर अगर यहाँ से निकल गई, इस गले से यहाँ से निकल गई, तब तो निकल ही जाएगी। और कई बार चांस होता है बच्चों में सिक्के वगैरह निगल लेते ना, तो मल के साथ शरीर से बाहर भी हो जाती। दिक्कत यहीं पे करेगी, क्योंकि अगर श्वास नली में फंस गई ना तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती। कई बार छोटे बच्चे की मृत्यु तक हो जाती। इसलिए ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को इन सब चीजों से, सिक्के वगैरह ये गोली ये सब नहीं खेलने के लिए देना चाहिए छोटे बच्चों को ना। तो भैया ये समझ में आ गया, पतली होती, पेशी होती, संकुचनशील होती है, एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली होती। अब संकुचनशील का तो मतलब तुम्हें पता ही होगा, लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होती, पता हो गया। अब इसकी दीवारों पर पाचक ग्रंथियां नहीं होती। ये जो लंबी नली है ना, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर करती क्या है। अब पाचक ग्रंथियां तो है नहीं, मतलब भोजन का पाचन करेगा नहीं, तो करेगी क्या भैया। तो ये देखो क्या करती है, परंतु श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और ये श्लेष्म ग्रंथियां जानते हो क्या करती है, श्लेष्म का स्त्रवण करते हैं, मतलब लसलसा पदार्थ निकालते हैं। क्योंकि देखो भोजन अगर हम लोग खा रहे हैं, कई बार तो कुछ बच्चे ना खाते हैं और चबाते नहीं, निकल लिए, अब वो अटक सकता है, बीच में रुक सकता है, आपको खांसी आ सकती। इसलिए ग्रास नली में ना श्लेष्म ग्रंथियां होती है, ये लसलसा पदार्थ निकालती हैं, तो भोजन उसी के साथ फिसलता हुआ आगे अमाशय की ओर चला जाता है। समझ में आया ना। पाचक ग्रंथियां नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। यहाँ पर केवल टू केवल श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। और ये करता क्या है, ये श्लेष्म का स्त्रवण करता है, मतलब लसलसा पदार्थ बनाता है, जिससे भोजन फिसलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। और जो फिसलता हुआ आगे की ओर बढ़ता है ना, इसी को क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कई बार देखा है कि बोर्ड में या फिर कहीं पर भी पूछ लेते हैं कि क्रमाकुंचन गति क्या होती है, या फिर कहां पर पाई जाती है। आपको ऑप्शन दे देता है, मुख में, ग्रास नली में, है ना, ऐसे करके अमाशय में, छोटी आंत में, तब आपका सही आंसर ग्रास नली होता है। ठीक है, क्रमाकुंचन गति की सहायता से ही ये आगे बढ़ता है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो जो लिखा है एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, जिससे भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा फिसलते हुए अमाशय में पहुंचता। अब देखो भोजन यहाँ किया, ग्रसनी में गया, ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद अब इधर होता है अमाशय। अब भोजन जाएगा अमाशय में। अब हम इसको मिटा देते हैं और आप तब तक देख लीजिए अमाशय का चित्र, फिर हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है हमारा अमाशय। देखो अमाशय ना बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। अब यहाँ से सच में मतलब रियल वाला पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। बहुत सारी दिक्कतें भी आदमी को, कई सारी बीमारियां भी यहाँ से होती है। हम आपको जैसे जैसे जहां पर जो जो चीजें आएंगी बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले या फिर सबसे पहले हम लोग अमाशय के बारे में जान लेते हैं। ये अमाशय का चित्र होता है, ठीक है। हम लोगों की ये जो ग्रास नली है, यहाँ से जा करके खुलती है, जिसमें उसी को अमाशय बोलते हैं। तो अब ये आपका अमाशय हो गया, पहले जान लेते हैं फिर हम समझते हैं। देखो यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। स्थित कहां पर होता है, ये देखो, ये जो पेट को है ना, उदर गुहा बोलते हैं। डायाफ्राम के नीचे, ये जो फेफड़े का जहां पर आपकी पसलियां समाप्त होती है, उसके नीचे डायाफ्राम होता है, ठीक है। डायाफ्राम क्या है, पेशीय संरचना होती है जो फेफड़े या फिर वक्ष गुहा में जितने भी अंगक उपस्थित होते हैं उनको सहारा देने का कार्य करती है, ठीक है। डायफ्राम के बारे में कंफर्म हो गया। उसके बाद उदर गुहा हमने बताया कि देखो उदर गुहा क्या होता है, पेट का जो पेट की संरचना है टोटल को, उसी को उदर गुहा बोलते हैं। में बाईं ओर स्थित होता है। में बाईं में 2 बार लिख दिया, क्या एक मिनट, उदर गुहा में बाईं ओर, और क्या 2 बार लिख दिया, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है।
मतलब पहली लाइन में आपको ये बताया गया कि आमाशय होता कहां पर है, तो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर, यहां पर। आप खुद ही देख लो ना यार, ये बायां हिस्सा लो, और ये जो फेफड़े जहां पे तुम्हारे समाप्त हो रहे हैं ना, पसलियां, इसी के नीचे यहाँ पर स्थित होता है आमाशय। अब क्या होगा, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। मतलब लंबाई जो है ना लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और थैलीनुमा मतलब थैली तो जानते हो ना यार, यही थैली जो झिल्ली पॉलीथीन यूज करते हैं ना, थैले जैसे ऐसे होती है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है कि जठर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, आमाशय में पाई जाती है, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। मतलब अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो ना, हमें याद देखो इनमें जठर ग्रंथि है, तो ये काम करती है, तो इनका काम यही होता है भोजन का पाचन करना। इन्हीं जठर ग्रंथियों से कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे सहायक ग्रंथियां, उसमें इनकी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे आसानी से बहुत चीजें। तो अभी केवल परिचय जानते हैं कि क्या होता है। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती, इनकी ये जो दीवारें हैं ना, यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जठर ग्रंथियां क्या करती, भोजन के पाचन में सहायता करती है। क्या करते भैया बताओ, भोजन के पाचन में सहायता करती। अब ये जठर ग्रंथियां ना कई तरीके के एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम भी यहीं पर बनता है, रेनिन एंजाइम यहीं पर बनता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम यहीं पर बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहीं पर बनता है भैया। सबको एसिडिटी की दिक्कत होती है ना, यही कॉज करता है, इसी की वजह से एसिडिटी की दिक्कत होती है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया ना कि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसके अंदर ये ना दीवारों में जठर ग्रंथियां, आपको जानकर आश्चर्य होगा 3-4 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, 2-3 नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या में जठर ग्रंथियां होती हैं। सब एंजाइम पे धड़ाधड़ एंजाइम बनाती हैं, और वही एंजाइम की वजह से तो हम लोग का भोजन का पाचन होता है। ठीक है, आमाशय को अब 3 भागों में बांटा गया। मतलब ये जो टोटल आमाशय आपको पूरा दिख रहा है ना, 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग, ये जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये ऊपरी हिस्सा, इसको कार्डियक भाग या कार्डियक पार्ट कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है, फूला हुआ हिस्सा है, इसको बोलते हैं फंडिक भाग। समझ में आ गया? तीसरा पाइलोरिक भाग, जो आमाशय जहां से समाप्त होता है, या फिर आमाशय के अंतिम सिरे को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। तो 3 भाग हो गए आपके, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आमाशय का कार्य क्या होता है। कार्य जानेंगे, यहां पर कार्य लिखे, हम आपको कार्य करके ही बता देते हैं पहले, है ना। सबसे पहले भोजन का संग्रहण करना। भाई देखो, हम लोग जितना खाना खाते हैं ना, मुंह में तो भर के नहीं रखते हो, लेकिन कुछ बच्चे ना भर के रख लेते, छोटे वाले, तुमको नहीं गए, है ना। तो कुछ लोग क्या करते, कुछ लोग नहीं है, यहां पर आते हैं। भोजन का संग्रहण करना, हम लोग जितना भोजन करते हैं वो सबसे पहले कहां पर जाकर के स्टोर होता है, आमाशय में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मिनिमम 3 से 4 किलो भोजन आ सकता है। देखते होंगे ना, कुछ लोग खा लेते हैं दबा के, ये और छोटा होता है। अगर आप खाली पेट रहोगे ना, इसमें क्षमता भैया ये सिकुड़ जाता है। आमाशय ऐसा होता है, अगर खाली पेट हो तो ये सिकुड़ जाएगा, जब आप खाते जाओगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। गुब्बारे की तरह होता है यार, मतलब गुब्बारा ना, हवा भरो तो फूल जाता है, निकल गया तो पचक जाता है, वही हाल है। तो ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, सबसे पहले वो आमाशय में जाकर के स्टोर होता है, संग्रहित होता है या एकत्र होता है। ठीक, ये पहला कार्य होगा। और इसके बाद कई सारे कार्य होते हैं, जैसे HCl का स्त्राव करता है, HCl का स्त्राव, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब जैसे जब हम लोग जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन में कई सारे कीटाणु होते हैं। भाई हमें तो दिखता है कि, मतलब अब आप कह रहे होंगे कीटाणु हम खाते हैं, भैया खाते हो आप कीटाणु,
हो तुम गंदे बच्चे, है कि नहीं। देखो होता ये है ना कि सूक्ष्म जीव आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देते, होते सब जगह हैं। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ ना कुछ मात्रा में कीटाणु भी भोजन के साथ में शरीर में अंदर जाते हैं। अब वो कीटाणु क्या होते हैं कि यहाँ पर जब HCl का स्त्राव होता है, इसकी जठर ग्रंथियां HCl निकालती हैं, तो यहाँ जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? ये क्या कार्य कर रहा है? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। पहला कार्य HCl का कार्य बता रहे हैं, आप लिखते जाइएगा यहाँ। दूसरा कार्य क्या करता है? दूसरा कार्य देख लीजिए। दूसरा कार्य क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, है ना, तो भोजन के साथ में कई बार देखो जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं हड्डी हड्डी भी खा लेते हैं, है कि नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोग कठोर पदार्थ आप कह सकते हैं काफी सेवन कर लेते हैं। तो ये ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको घोलने में सहायता करते हैं, ठीक है, मतलब छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे तो पाचन होगा नहीं। और तीसरी बात, यहाँ पर जो जठर ग्रंथियां हैं, इन जठर ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय रहते हैं। अगर ये ना निकले ना, HCl का स्त्राव ना होना यहाँ से, तो बाकी जो एंजाइम्स हैं, जैसे जो आपका पेप्सिन है, रेनिन है ना, ये सब भी कार्य नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया। तो मतलब काफी ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और देखो भाई दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लो नियंत्रित मात्रा में अगर HCl का स्त्राव होता है, मतलब नियंत्रित मात्रा में जितना निकलना चाहिए उतना HCl निकल रहा है, तब तो बढ़िया है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ये ज्यादा निकलने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये HCl की मात्रा बढ़ जाती है, मान लो ये जो अमाशय की ग्रंथियां हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में HCl बनाने लगेंगे, तो ना फिर हम लोगों को खट्टी डकारे आना, जी मिचलाहट अजीब तरह से होता है ना, ये सब होता है HCl की वजह से। ज्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, आप लोग रसायन विज्ञान में जरूर पढ़े होंगे। और ज्यादा जब हो जाता है HCl का स्त्राव ज्यादा, HCl ज्यादा निकलता है, तब ऐसी दिक्कत होती है। तो फिर जब हम लोग को ऐसी दिक्कत होती है, तो जब हम दवा लेते हैं, तो दवा में हम लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इनो पी लेते हैं हम लोग, है ना, हेल्प करता है, क्योंकि ये अम्ल होता है। इनो क्या होता है? क्षार होता है। तो अम्ल के प्रभाव को क्षार क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो डॉक्टर्स भी कुछ दवाइयां लिखते हैं जो इसके निकलने की मात्रा को नियंत्रित करते हैं या फिर इसके प्रभाव को कम करते हैं। कई तरीके की दवाएं हैं, जैसे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, है ना, कई तरीके के पीपीआई ड्रग्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओमेप्राजोल आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सब गैस की दवाएं हैं, ठीक है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ली जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया कि भैया देखो अमाशय के कार्य में क्या क्या बताया? भोजन का संग्रहण करता है, एकत्र रखता है। दूसरा बात HCl निकालता है। तीसरा बात हमने ये सब बताए, है ना। उसके बाद अगला देख लेते हैं। देखो ये बताया ना, आपको तो याद ही होगा, हमने क्या बताया था कि हाँ जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना, हड्डियों को लाने में ये सब कार्य करता है। और इसके कार्य अगर हम देखें ना, तो औषधियां जो हम लोग खाते हैं, औषधियों का अवशोषण, ज्यादातर दवाएं, देखिए सब दवाएं नहीं, लेकिन ज्यादातर दवाएं आपकी अमाशय में ही अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो अपना इफेक्ट या फिर प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा बहुत ही स्मूथली, अच्छे तरीके से, कि अमाशय क्या होता है, थैली जैसी संरचना होती है, कहाँ होता है, उदर गुहा में बाईं ओर नीचे, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे। क्या होता है इसमें? जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचन करती हैं। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से भागों में बटा होता है? कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। और अमाशय का कार्य क्या करता है? भोजन का संग्रहण करने का, HCl निकालने का, है ना, औषधियों का अवशोषण करता है। और इसके साथ साथ यहाँ से ना एक हार्मोन बनता है, गैस्ट्रीन हार्मोन। ये हार्मोन जानते हो क्या करता है? ये हार्मोन नियंत्रण रखता है, ये जो जठर ग्रंथि है ना,
ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा रस निकालने लगे और शरीर को नुकसान पहुंचे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन गैस निकलता है। ठीक है, ये फुल डिटेल हो गया। कुछ एक दो चीजें बच रही वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक कपाट होता है, एक यहाँ पर कपाट होता है। ये देखो कार्डियक वाले भाग में, इसलिए इसको कार्डियक कपाट बोलते हैं, क्योंकि जब भोजन ग्रास नली से यहां से होते हुए अमाशय में जाता है ना, तो भोजन वापस लौट करके ना आए, इसके लिए जानते हो ये कपाट होती स्थित होता है, कार्डियक कपाट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि भोजन ये ग्रास नली से अमाशय में तो आने देती है, लेकिन अमाशय से ग्रास नली में नहीं जाने देती। नहीं तो हम लोग खाते जाए और उल्टा हो तो पता लगे कि मुंह से सब बाहर आ जाए, यही तो होगा भाई। अगर हम खा ले खाना और यहाँ पर कोई कपाट ना हो, तो अगर मान लो उल्टा हो जाए, कुछ लोग कसरत वगैरह करते, मुसरा नहीं खड़े होते सर के बल शीर्षासन करते, तो ये तो खाना सब बाहर हो जाए। नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कपाट होता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक कपाट। सब लोग देखो जानते होंगे कार्डियक कपाट। कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा। लेकिन कभी कभी अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार हम तो गुरुजी उल्टी में कैसे होता है फिर? तो उल्टी में जानते हो क्या होता है? उल्टी में ना उल्टी का जो केंद्र होता है हम लोगों के मस्तिष्क में होता है, वहीं से उल्टी नियंत्रित होती है। उल्टी होना होता है तो जब वो उत्तेजित होता है या फिर वहां से सिग्नल्स आते हैं तो ये अपने आप खुलता है, नहीं तो ऐसे नहीं खुलता। ठीक है, तो ये समझ में। अब उसके बाद एक कपाट यहाँ पर भी होता है, ये पाइलोरिक क्षेत्र में है, पाइलोरिक भाग में, इसलिए इसको पाइलोरिक कपाट बोलते हैं। अब भैया ये जानते हो क्या करता है, ये भोजन को छोटी आंत में तो जाने देता है, लेकिन फिर दोबारा अमाशय में नहीं आने देता है कि नहीं? बढ़िया सिस्टम है। जैसे कहीं कहीं पर जाओ ना, तो एक तरफ से जाओ और दूसरी तरफ से निकलो, उसी रास्ते से आना जाना नहीं रहता। नहीं तो भैया पाचन कहाँ से होगा, सिस्टमेटिकली तो होना ही चाहिए ना, और वो है भी। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने और हमने भी अमाशय के बारे में पढ़ा, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों पढ़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।